वेदांत क्लासेस ऑनलाइन आप सभी का वेलकम। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रयत्न किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण में जो आंतरिक प्रयास करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। हमने पिछली क्लास में आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दोनों के बारे में चर्चा कर ली थी। आभ्यंतर प्रयत्न पंच, बाह्य प्रयत्न एकादश है, यानी 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और 11 जो है बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बाह्य प्रयत्न है और आभ्यंतर प्रयत्न है दोनों में क्या अंतर है। वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो उच्चारण से पहले किया जाने वाला प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न होता है, लेकिन जब हम उच्चारण कर लेते हैं और उच्चारण करने के बाद जो प्रयास करते हैं वो बाह्य प्रयत्न होता है। सिर्फ ये अंतर है, ये जो आंतरिक प्रयास है दोनों में एक समान ही आएगा, यानी एक जो आभ्यंतर है वो तो उच्चारण से पूर्व किया जाने वाला प्रयास है और जो बाह्य है वो उच्चारण के बाद में किया जाने वाला प्रयास है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो बाह्य प्रयत्न है वो एकादश यानी 11 होते हैं। इन 11 बाह्य प्रयत्नों में विवाह, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। फिर से देख लीजिए, विवाह, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब ये 11 ही जो बाह्य प्रयत्न है उसे हम याद करने के लिए हमें ये तालिका याद करनी होगी और इसमें से प्रश्न 100% आता है, लेकिन ये भी है कि 100% जो क्वेश्चन आता है उसमें से 99% स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करते हैं, जबकि दिखने में ये बहुत सरल लगते हैं बट इसमें मिस्टेक होती ही होती है। उसका कारण ये है कि यहाँ प्रत्येक वर्ण का जो बाह्य प्रयत्न है वो 4 होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाती है। इसलिए हमें जब भी इस प्रश्न को हल करना हो तो उसमें सुविधा अनुसार हमें एक रफ में एक तालिका बना लेना है और उसके बाद ही प्रश्न को हल करना है। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो प्रयत्न वाला प्रश्न है वो संस्कृत भाषा के साथ साथ आपकी हिंदी भाषा में भी आता है, इसलिए थोड़ा आप इस पर विशेष जोर दीजिएगा। देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इनको यहाँ से विवाह लेते हैं, विवाह, फिर इसको छोड़ करके यहाँ से हम लेते हैं समास और फिर इसको छोड़ करके लेते हैं घोष। आपको फर्स्ट लाइन सिर्फ यही याद रखनी है कि पहला जो बाह्य प्रयत्न होगा वो होगा विवाह, श्वास और घोष। केवल ये लाइन आपको याद रह गई, इसका मतलब है आपने सारा याद हो गया। विवाह, श्वास और घोष, ये समझिए कि विवाह का मतलब होता है खोलना। जैसे मानो हमने हमारी मुख रूपी खिड़की को खोला हो और फिर एक लंबी श्वास ली हो और फिर घोष, एक जोर से आवाज की हो। घोष यानी आवाज करना, तो विवाह घोष आवाज करने से यहाँ है वर्ण का उच्चारण करना। तो विवाह, श्वास और घोष ये जो बाह्य प्रयत्न है। अब ये बाह्य प्रयत्न किन किन वर्णों के होंगे वो हमें ध्यान रखना है कि हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो 5 वर्गों में उसे डिवाइड किया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसमें जो वर्ग का पहला द्वितीय वर्ण है, प्रत्येक वर्ग में जो सारे 5 वर्ग हैं उनमें जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण का अर्थ क्या हुआ। जैसे वर्ग क में तो क्या हो गया क ख, च वर्ग में क्या हो जाएगा च छ, ट वर्ग में क्या हो जाएगा ट ठ, त वर्ग में क्या होगा त थ, उसी प्रकार प वर्ग में क्या होगा प फ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, विवाह, श्वास और घोष होता है। अब
विसर्ग हैं। विसर्ग जिसका उच्चारण स्थान हम कंठ मानते हैं, अपुह विसर्जया नाम कंठ। इस विसर्ग का बाह्य प्रयत्न भी विवाह, श्वास और घोष होगा। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊष्म व्यंजन हमने पढ़े थे, उस ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़ करके यानी श, श और स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंते स, इन तीनों का जो बाह्य प्रयत्न है वो भी विवाह, श्वास और अघोष होता है। फिर हमने जिह्वा मूल और उपध्मानी पढ़ा था। जिह्वा मूल का मतलब हमने पढ़ा था कि अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह होता है जो क के पूर्व में लगता है, और अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह होता है जो प के पूर्व में लगता है, तो वो जिह्वा मूल और ये उपध्मानी है। इनके भी जो बाह्य प्रयत्न है वो दे विवाह, श्वास और घोष। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जिह्वा मूलीय का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है विवाह, श्वास और घोष। तो अब हमने आपको कहा था कि फर्स्ट लाइन आपको याद कर लेने हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक सब चीज़ें याद हो जाएगी। पहली लाइन पे आप ज़्यादा जोर दीजिए कि पहले आपका विवाह, फिर श्वास, फिर घोष। अब विवाह, श्वास और घोष में वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आ गए हैं, तो अब कौन कौन से बच गए? तीसरे, चौथे और पांचवें बच गए। फिर विसर्ग यहाँ आ गया, तो अब अनुस्वार आपका बच गया। श, श, स यहाँ आ गया, तो इसमें से ह बच गया और अंतस्थ व्यंजन बच गए। वो नेक्स्ट आएंगे आपके। वापस हम यहाँ से ये संवार छूटा था, यहाँ से लेंगे संवार, फिर यहाँ से लेंगे नाद और वहाँ से लेंगे अघोष। देखो, संवार, नाद, अघोष। संवार का मतलब एक तरह से हम याद करने की दृष्टि से लेते हैं कि बंद करना। बंद करते समय नाद जो है आवाज़ होती है, उसके बाद अघोष आवाज़ नहीं होती, यानी किसी चीज़ को हम बंद कर देते हैं फिर उसकी आवाज़ नहीं होती। तो संवार, नाद और अघोष विशेष ध्यान रखिए। ऊपर घोष है, नीचे अघोष है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि पहले घोष आएगा और फिर अघोष आएगा। तो संवार, नाद, अघोष, ये इनके अंदर बाह्य प्रयत्न जिन वर्णों के आएंगे वो हैं वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, यानी जैसे ग, घ, अंग, क वर्ग के, च वर्ग के, ज, झ, य। इसी प्रकार ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवें, 3, 4, 5 तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हैं, उनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और अघोष होगा। फिर देखते हैं ह, जो ऊष्म व्यंजन का ह ऊपर बच गया था, उस ह का तथा जो अंतस्थ व्यंजन है य, व, र, ल, इन चारों का बाह्य प्रयत्न भी क्या होगा? संवार, नाद और अघोष होगा। अनुस्वार का भी बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और अघोष होगा। यानी फर्स्ट लाइन में जो बच गए हैं वो सेकंड लाइन में आ जाएंगे। आपको ये फर्स्ट लाइन याद रखनी है। इसके बाद तुरंत आप 1, 2 यहाँ करोगे तो 3, 4, 5 यहाँ कर दोगे, यानी तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका अल्प प्राण। देखो, अल्प प्राण और महाप्राण, 2 प्राण हुए, एक हुआ अल्प प्राण और एक हुआ महाप्राण। अल्प प्राण के अंदर वर्ग के तृतीय, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं, यानी कि एक छोड़ करके एक, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। जो हमारे प्रत्येक वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो क वर्ग में से जैसे मान लो क आ गया, फिर ग आ गया, फिर अंग आ गया। च वर्ग से जैसे च आ गया, फिर छ छूटेगा, ज आ गया, झ छूटेगा और य आ गया। इस प्रकार पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वो अल्प प्राण होगा। य, व, र, ल
और अनुस्वार, इनका भी बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। हमने ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि प्रत्येक वर्ग के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। वो आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे। नेक्स्ट है महाप्राण। महाप्राण के अंदर जो यहाँ छूट गया है वो नीचे आ जाएगा, यानी जो शेष रहे हैं वो नीचे आएंगे। जैसे यहाँ हमने वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को देखा, यानी प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण के बाद जो शेष बचे हुए हैं द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण, ये द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण, वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। श, श, स, ह, आप उसमें एक साथ कर दिया इन्होंने, श, श, स, ह, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। विसर्ग और अर्धविसर्ग ये भी महाप्राण के अंतर्गत ही आएंगे। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसे याद रखना सबसे सरल है, क्योंकि जब मैंने स्वरों का भेद पढ़ाए थे, स्वर के विवरण बताए थे, तब बताया था कि प्रत्येक स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत। फिर इन तीनों को भी हम 3 भेद मानते हैं, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। तो उच्चैरु अनुदात्त, नीचेरु अनुदात्त, समाहार, स्वरित। इस प्रकार उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो है बाह्य प्रयत्न सभी स्वर के होते हैं। तो यहाँ आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अच प्रत्याहार में परिगणित जो सभी स्वर हैं, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन सभी स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित ही होगा। विशेष आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वरों के बाह्य प्रयत्न 3 ही होते हैं, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। लेकिन जितने भी व्यंजन हैं उनके बाह्य प्रयत्न 4 होंगे। 4 कैसे होंगे? जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ये कहा गया कि क वर्ण का बाह्य प्रयत्न है, तो क वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो क हमारे पास कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ आ रहा है, तो 3 तो आपके यही आ गए, विवाह, श्वास और घोष। उसके बाद वापस क वर्ण कहाँ आया है? यहाँ आया है, यानी कि अल्प प्राण।